वित्त मंत्री ने आज देश का बजट 2025 लोकसभा में पेश किया। यह बजट युवाओं से लेकर महिलाओं पर फोकस रखा गया। वहीं गरीब, मिडिल क्लास और किसानों के लिए भी इस बजट में खास तोहफा दिया गया है। इस बार के बजट में सरकार महंगाई और टैक्स के मोर्चे पर लोगों को राहत देने का प्रयास किया है। वहीं बजट से पहले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम भी घटा दिए गए हैं। आज चर्चा इसी पर होगी। तो बता दें आपको कि बजट आज पेश कर दिया गया और इसके साथ ही कई बड़ी घोषणाएं भी यहां पर की गई हैं। हम आज इसी पर करेंगे चर्चा। सीधे रुख करते हैं मेहमानों का और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीए डॉक्टर राजा भोग शर्मा। आप अर्थशास्त्री हैं, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही विषय एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ी हुई सुनैना शर्मा, आपका भी स्वागत है। तो भाई कांग्रेस प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं राजेश कटारा सर, आपका भी स्वागत है सच पे धड़क में। राजेश कटारा जी, पहले आपका रुख करते हुए, क्योंकि विपक्ष पार्टी की तरफ से बहुत सारे बयान सामने आए हैं, विपक्ष पार्टी इस बजट से खुश नजर नहीं आ रही है। क्या मुख्य वजह है सर? क्या वाकई जो बजट पेश आज किया गया संसद में वो जनता के हित में नहीं है? क्या कमी लग रही है आपको इस बजट में? देखिए मैडम नमस्कार। आज जो बजट पेश हुआ है, गब्बर सिंह सीतारमण जो टैक्स इन्होंने लागू किया था भारत के अंदर, उस टैक्स में कुछ रियायत देते तो ज्यादा बढ़िया रहता। अब जो आयकर सिंह नाम क्यों दे रहे हैं आप? जी आयकर, जी बिल्कुल, आज कांग्रेस इसका नया नाम दिया है जी। पहले गब्बर सिंह टैक्स क्या सोच के नाम दिया है जी? जी बिल्कुल, जिस तरह से टैक्स लादा गया है इन्होंने जीएसटी का, जिस तरह से भार आम आदमी पे लादा गया है इन्होंने, छोटे से लेकर बड़े तबके तक, मध्यम वर्गीय आदमी, व्यापारी, सबको एक तरह से इन्होंने पीड़ित कर दिया है। पीड़ित है आज हर आदमी। उसमें अगर थोड़ी राहत देते तो आम आदमी तक राहत पहुंचती। अब जो आप इनकम टैक्स का दायरा जो इन्होंने 12 लाख रुपए का किया है ना, तो वहां तक किसी की आय तो पहुंचे, आय के स्रोत तो बढ़ाइए आप, आय तो पहुंच ही नहीं रही है। 70% लोग 100 रुपए और 150 रुपए में जीवन यापन कर रहे हैं प्रतिदिन की आय के हिसाब से। आप बताइए कैसे 12 लाख रुपए की आय पूर्ति होगी? तो इसलिए कांग्रेस पार्टी, कई चीज ऐसी है, जैसे किसानों की कोई बात नहीं की गई, किसानों की बात करते, थोड़ा सा कोई युवाओं की बात करते, नई जैसे जितनी फीस बढ़ाई जा रही है उस पर भी कोई बात करते। कई तरह की चीज ऐसी है जिसमें बात करनी चाहिए। गिना दीजिए ना राजेश कटारा जी, आप यहाँ पर आज मौजूद है तो आपका काम भी है गिनाइए सर, कहां पर क्या कमी रही है? देखिए मैं गिना रहा हूं कई तरह की चीजें। जैसे कौन सी सर? राजस्थान में जैसे ईआरसीपी के जो नेशनल दर्जा देना था उस पर भी कोई इन्होंने नहीं किया। और बिहार में जिस तरह की बात की है इन्होंने, चुनावी राज्य है तो वहां बिहार में इस तरह का इन्होंने अलग से पैकेज दे दिया। युवाओं के लिए कुछ ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर। किसानों के लिए कुछ कोई बात नहीं की, एमएसपी पे कोई बात नहीं की किसानों की। मेडिकल में कोई इस तरह की बात नहीं की, सिर्फ एक कैंसर की दवाई का नाम आया, बाकी की और बहुत सारी दवाइयां, उन पर भी कुछ रिलीफ देते ज्यादा अच्छा रहता। युवाओं को कोई नई भर्तियां निकालते उस पर भी अगर बात करते तो और भी अच्छा रहता। कई तरह की चीज है इस तरह की, अभी और मंथन की जरूरत है। अभी जो बजट और आएगा इस पर जो आएगा कहना क्या चाह रहे हैं सर कि बिना मंथन के, बिना सोच समझ के ये बजट पेश किया गया आज? देखिए ये बजट सिर्फ कुछ चुनावी राज्यों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। और बाकी की बड़ी सोची समझी चाल है ना। डीजल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में ला रहे, उस पर भी थोड़ा सा कुछ बात करते, थोड़ा सस्ता होता, राहत मिलती। और जो इनकम टैक्स की वाई लूट रहे हैं वो कोई ज्यादा राहत देने वाला नहीं है। अगर जीएसटी में कुछ सुधार होता तो राहत मिलती। चलिए ठीक है, और इसी का हम लेते हैं जवाब। मेरे साथ जुड़ चुके प्रवक्ता है बीजेपी से पवन कानून को। सर स्वागत है आपका सच पे धड़क में। पवन जी, ये राजेश कटारा जी ने बहुत सारी कमियां गिना दी हैं कि आपने सिर्फ चुनाव को देखते हुए, क्योंकि 5 फरवरी को देखिए दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है और उसके बाद बिहार में भी इलेक्शन हो रही है विधानसभा के, तो क्या आपने चुनावों को देखते हुए बजट पेश किया ताकि आपको चुनाव का फायदा मिल सके, आपको वोट मिल सके? आपने मैडम जी प्रश्न किया है जी। वो जो विपक्ष में मेरे भाई बैठे हैं तो उनका तो काम ही यही है कि कमियां निकालना, कमियां ढूंढना, जबकि पूरा जो है पूरी देश की जनता जो है इसको मान रही है कि ये जो है सामान्य जो है आम जनता का बजट है और ये जनता जनार्दन का बजट है। और आप इसमें देखें तो हर क्षेत्र को इसमें टच किया गया है। आप महिलाओं को ले तो महिलाओं को 2 करोड़ तक का लोन जो है वो 5 लाख महिलाओं को जो है अपनी SC ST पिछड़े वर्ग की सभी महिलाओं को, युवाओं के लिए है तो पूरी तरह से जो अपनी युवाओं को जो है कि एक शिक्षा के अंदर जो बढ़ावा देने के लिए, मेडिकल के अंदर देखे तो 75,000 जो है अपनी मेडिकल सीटें जो है अपनी एक्स्ट्रा वो की हैं।
तो यहाँ पे हर तरीके से किसी पर्यटन को ले लें तो पर्यटन में जो अपनी 50 नए टॉप सेंटर खोले जाएंगे, तो ये उसको रिसर्च करके वहाँ डेवलपमेंट होगा। आप प्राथमिक शिक्षा केंद्रों को लें, वहाँ डिजिटल जो अपनी स्कूलों को ले तो वहाँ पे जो अपनी 50,000 लैब्स को जो है वो अटल टिंकलिंग जो लैब है वो चालू करने की योजना है। आप किसी भी क्षेत्र को उठा करके एमएसएमई को देखें तो एमएसएमई अपने आप में ये बता रहा है कि पिछले जो है सालों से काफ़ी एमएसएमई में ग्रोथ हुई है। इसी वजह से 2.5 गुना इसके अंदर जो अपनी एमएसएमई में 2.5 गुना का जो निवेश का है, जो इन्वेस्टमेंट है और जो टर्नओवर है, उसकी सीमाएं 2.5 गुना क्यों की गई है? ये इसीलिए की गई है कि उनकी निरंतर ग्रोथ हो रही है, तो वो उस दायरे से बाहर नहीं हो, वो उस दायरे में रहे हैं, तो उनको और बढ़ा दी गई है ताकि वो दायरे में रहे। और क्यों ये हम देख भी रहे हैं कि निर्यात के सेक्टर में देखें तो निर्यात में 45% जो है एमएसएमई का योगदान है। इनके टाइम पे क्या था? तो ये तो केवल बातें जो है नहीं, क्योंकि अब इनके कुछ ये तो चुनावी समझेंगे। ये उसको बिहार में जब कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी गए थे और उन्होंने बात करी तो उनके साथ एक समस्या थी मखाना की, और वहाँ के उनको उचित जो है नहीं उसको संवर्धन नहीं मिल रहा था उस बिजनेस को, तो वो उन लोगों के लिए ये लेकर के आए। तो इसको जो है नहीं ये उस एंगल से देख रहे हैं कि साहब बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो ये चीज़ तो ये इन लोगों की तो क्या है कि मीन में की तो जो है आदत पड़ गई है और ये कभी भी सराहेंगे नहीं। पूरे जो है अपनी देश की जनता इसको सराह रही है, हर वर्ग इसको सराह रहा है, उद्योगपति, व्यापारी, युवा, मजदूरों के लिए जो है अपनी आप देखो कि श्रम पोर्टल जो है उसमें जो है अपनी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करके और उनको किस तरीके से सहायता उनको प्रोत्साहन दी जाए। तो आप ये बताएं कि कौन सा वर्ग छूटा है? आप उनसे ये पूछे कि किस वर्ग में जो अपनी बजट का जो है फायदा नहीं हो रहा है, ये बात करें इनसे। जवाब जरूर पूछूंगी कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता से। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं एनडी माथुर साहब। सर आपका बहुत स्वागत है। आप वाइस चांसलर और अर्थशास्त्री के रूप में हमारे साथ मौजूद है। एनडी माथुर जी, वाकई क्योंकि कोशिश तो बहुत की है और पूरा अगर हम देखें कि टैक्स को लेकर भी देखा जाएगा या फिर जो आमदनी बढ़ाने का जिक्र किया गया और हर जो राज्य को कोशिश हुई है कि भाई सबको सेम बजट दिया जाए, लेकिन बिहार पे ज्यादा फोकस किया गया है। हालांकि नीतीश बाबू ने राज्य में मैखाने तो बंद कर दिए, लेकिन मखानों की भंडार जरूर यहां पर सरकार लगाने वाली है। तो ये चुनावी मुद्दे को लेकर क्या इस तरीके से अब बातें सामने आ रही कि भाई चुनाव है तो इसलिए ज्यादा लाभ बिहार को पहुंचाया जाए? बजट के बारे में अगर कहा जाए तो खूबियां भी बहुत है बजट में और ऐप भी बहुत है। ढूंढने वाले तू सोच तुझे चाहिए क्या। हर व्यक्ति अपने एंगल से बजट को देखता है। जिसके यहाँ चुनाव है वो चुनावी एंगल से देखता है, जिसको विकास चाहिए वो विकास के एंगल से देखता है, जिसको फिस्कल कंसोलिडेशन चाहिए अर्थशास्त्री को वो कंसोलिडेशन के एंगल से देखता है, जिनको रिफॉर्म्स चाहिए टैक्स रिफॉर्म मध्यम वर्ग को उनको टैक्स रिफॉर्म्स का फायदा मिल गया है। तो इस तरह से हर एक का अपना एंगल होता है। लेकिन आप जो बात मैखाने और मखाने की कर रहे हैं, देखिए प्राथमिकताएं होती हैं। किसी की प्राथमिकता मैखाना हो सकती है, किसी की प्राथमिकता मखाना हो सकती है। तो अगर सरकार ने एक ऐसा काम किया है जिसकी वजह से जो है वहां पर जो बूस्ट मिल रहा है मखाने के प्रोडक्शन को, तो इसमें चाहे चुनावी टाइम हो तो भी बुरी बात क्या है आखिर। तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार ने अच्छा प्रयास किया है और एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट मिलेगा इससे। और फिस्कल कंसोलिडेशन वाला बजट है, मध्यम वर्ग को बड़ा फायदा हुआ है इस बजट से, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स जो है पहली बार इतनी बोल्ड डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स किए गए हैं और 24 लाख तक इनकम पर 1,10,000 का फायदा मिला है टैक्स का। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर को बूस्ट मिलेगा। रूरल अर्बन घाई कम हुई है इस बजट में कंपैरेटिवली। और फिस्कल कंसोलिडेशन 4.4% के जीडीपी के 4.4% के जो है फिस्कल डेफिसिट पे फिस्कल कंसोलिडेशन हुआ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर प्राइवेट सेक्टर का भी बढ़ा है और पब्लिक सेक्टर का भी बढ़ा है। तो मैं समझता हूँ उस हिसाब से बजट में ये खूबियां ढूंढी जा सकती है। हाँ, ठीक है। राजा भोग जी, आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं बजट को? ये बजट वाकई जनता के हित में है? अगर मैं इस बजट को अगर देखूं तो मैं एक शब्द में अगर कहना चाहिए तो ये समावेशी बजट है। ठीक। अगर हम लोग बात करें एक स्ट्रीट वेंडर से लेकर के एमएसएमई से लेकर के सैलरीड एम्प्लॉय से लेकर के और अगर एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो हर सेक्टर में किसी ना किसी रूप में इस बजट को लेकर के काम किया गया है। अगर हम स्ट्रीट वेंडर की बात करें तो पहली बार उसको 30,000 रुपये की
लिमिट दी गई है। उसके बाद में अगर हम बात करें किसान की, तो पहले उसको 2.5 लाख रुपए तक केसीसी की लिमिट होती थी, 3 लाख रुपए तक की होती थी, वो अब बढ़ा करके 5 लाख कर दी गई। किसी ना किसी रूप में आज उसके पास में, जनता के पास में पैसा आने वाला है। और रही बात अगर टैक्स रेट की और टैक्स के इम्प्लीमेंटेशन की, तो ये 12 लाख का जो अमाउंट हुआ है, 7 लाख से 12 लाख रुपए, लगभग 80,000 रुपए अब टैक्स बचेगा। वो बचेगा तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट होगा या कहीं ना कहीं जाकर के एक्सपेंडिचर होगा, दो ही चीज है। और जैसे भी जिस भी रूप में भी जाकर के मार्केट में जाएगा, इकोनॉमी में ग्रोथ होगी, ये निश्चित रूप से मान के चलिए। तो ये मुझे लगता है कि ये जो कहीं ना कहीं इस जो बजट में है, हर सेक्टर को छू करके और अच्छा बजट पेश किया गया। ठीक है, सुनीना शर्मा जी, आप इसे मैं कैसे ऐड देख रहे हैं? करना चाहूंगा इनकी बात में, जो मध्यम वर्ग की आय बढ़ेगी उससे, क्योंकि मध्यम वर्ग जो है वो एक्सपेंडिचर ज्यादा करता है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मध्यम वर्ग की ज्यादा होती है। तो कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा, उससे डिमांड को बूस्ट मिलेगा और इकोनॉमी और आगे। ठीक है, ठीक है सुनीना जी, क्योंकि बजट पेश हुआ और किसानों पर भी ध्यान दिया गया, गरीबों पर और मध्यम वर्ग पर, इसके अलावा युवाओं पर भी फोकस हुआ, महिलाओं पर भी फोकस हुआ है, और साथ ही 12 लाख की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये एक बड़ी बात है और इसको लेकर भी लोग तारीफ भी कर रहे हैं। तो आप इसे किस तरीके से देख रही हैं? देखिए, ओवरऑल ये एक रोड मैप तैयार हो गया है इंडिया को डेवलप कंट्री बनाने वाला। जो अभी तक हम डेवलप कंट्री में चल रहे हैं, जो 2045 के लिए सरकार ने सोच रखा है, उसके लिए एक बहुत अच्छा बजट प्रिपेयर किया गया है, बहुत सोच समझ के, और ये समझ के कि मीडियम क्लास जो है उसको मैक्सिमम बेनिफिट दिया जाए, उसका जो मनी जो अभी तक कहीं और काम में आ रहा था उसका प्रॉपर मोबिलाइजेशन हो सके, इकोनॉमी में उसका पार्टिसिपेशन हो सके, उसके लिए बहुत अच्छी तरीके से इस बजट को प्रिपेयर किया गया है। चाहे बात स्टूडेंट्स की करें, चाहे बुजुर्गों की बात करें, किसानों की बात करें, महिलाओं की बात करें, महिलाओं में भी क्लासिफिकेशन कर दिया गया है, SC ST की महिलाओं का और महिलाओं का। तो वो क्लासिफिकेशन भी जो बहुत सोच समझ के किया गया है कि जो महिलाएं नए अपना कारोबार शुरू करना चाहती हैं उनको 2 करोड़ तक का लोन गवर्नमेंट उपलब्ध करवाएगी। इसके अलावा MSME का जो बताया है, इसके अंदर जो उसकी MSME की लिमिट है उसको 2 गुना से 2.5 गुना तक कर दी गई है। स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली IIT सेक्टर में आप देखिए, आप इंजीनियरिंग सेक्टर को और मेडिकल सेक्टर को देखिए, मेडिकल सेक्टर में नए सीट्स, नए कॉलेजेस बनाने की व्यवस्था की बात करी गई है। तो ओवरऑल कंट्री के टोटल डेवलपमेंट की बात हो रही है, जहां आप स्टूडेंट्स को तैयार करेंगे, जहां आप बुजुर्गों का ख्याल रखेंगे, जहां आप महिलाओं का ख्याल रखेंगे, जहां आप एक मिडिल वर्ग की, मिडिल क्लास जो सेक्शन है उसकी इनकम को प्रॉपर यूटिलाइज किया जा सके, वो सिर्फ टैक्स में ही धक्के नहीं खाता रहे, ऐसी अगर व्यवस्था कर दी जाएगी तो ऑटोमेटिक मनी मोबिलाइजेशन भी बढ़ेगा और देश की जो आर्थिक विकास है वो हमारे सामने होगा। राजेश कटारा जी, क्योंकि बहुत बड़े ऐलान यहाँ पर कर भी दिए गए। किसानों के लिए आप जिक्र कर रहे थे, किसानों के लिए कोई काम नहीं किया गया, कोई वादा नहीं हुआ। किसानों के लिए भी सर वादा किया गया है, उनके लिए भी ऐलान हुआ है, महिलाओं के लिए भी ऐलान हुआ है। कई सेक्टर्स में कई बड़े ऐलान किए गए हैं, चाहे वो मेडिकल सेक्टर हो या फिर वो एजुकेशन हो। इसके अलावा और भी कई सेक्टर्स हैं जहाँ पर बदलाव होगा, ये कोशिश की है सरकार की तरफ से, हो भी रही है और सरकार ही कह भी रही है कि हम पूरा काम जो विकास होना चाहिए देश का वो हम करेंगे और हर सेक्टर का विकास होगा, हर राज्य का विकास होगा। फिर कमी कहां पर महसूस हो रही है आपको राजेश जी? देखिए, किसानों को कर्ज की सीमा बढ़ाई गई है। हाँ। उनको कर्ज ज्यादा मिलेगा, ना कि जो दुगनी आय करने की बात थी इसमें कहाँ झलक रही है कि आय दुगनी हो जाएगी। हाँ। मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उसके बाद ये जॉब कब देंगे? अब राजस्थान में देखिए आप, एमओ के स्टूडेंट जो मेडिकल करके आए, एमओ की भर्ती के लिए भर्ती नहीं निकल पा रही है। साल भर से ये बार बार वायदा दे रहे हैं, वायदा पे वायदा चल रहा है, उसमें एक भी भर्ती नहीं निकाल पा रहे हैं, उसमें तारीख पर तारीख आगे खिसकाते चले जा रहे हैं। ये कर्ज देने की सीमा बढ़ा के किसानों का भला करना चाहते हैं, महिलाओं को कर्ज देकर उनका भला करना चाहते हैं। अब रोजगार की कोई बात नहीं की इन्होंने कि हम रोजगार के अवसर बढ़ा रहे हैं, सरकारी नौकरियां और डेवलप कर रहे हैं, अपन सरकारी नौकरियां कोई देना ही नहीं चाहते। ये आगे से आगे बच्चे ओवरेज होते चले जा रहे हैं। आप देखिए, इन्होंने रक्षा बजट भी कम कर दिया। 10 साल में जितना कांग्रेस ने किया था उसके बाद चिकित्सा के जो बजट था वो भी कम कर दिया इन्होंने। आप हर जगह ये कटौती करते जा रहे हैं। इससे बढ़िया 12 लाख रुपए की जो आय करी इन्होंने, 12 लाख की आय के लोग कितने दायरे में आते हैं आप देखिए। आप 70% की आबादी 12 लाख के दायरे में नहीं आती। इससे बढ़िया जीएसटी में अगर छूट देते तो आम आदमी को, हर आदमी को, डायरेक्ट और मध्यम वर्गीय को तो विशेष फायदा मिलता। जीएसटी में सुधार करने की बहुत गुंजाइश है। लोगों को आप जीवन यापन किस तरह से कर रहे हैं, कितने % लोग ऐसे हैं, खाई बढ़ती जा रही है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। ये फिर एक वही कदम है कि अमीर और अमीर होता जाएगा। आप गरीबों का जिक्र
कर रहे हैं, गरीब गरीब होता जा रहा है। तो सर 60 साल तो आपने भी राज किया ना सर, तो 60 साल में गरीबी मिटा नहीं पाए? आपने बहुत बड़े ऐलान भी किए थे गरीबों के लिए कि हम गरीबी मिटा देंगे, बड़ी बड़ी बातें की गई, तो क्या कि फिर 60 साल में आप 10 साल का हिसाब किताब तो मांगेंगे बीजेपी से, मांगना भी चाहिए, विपक्ष में बैठे हुए हैं आप, तो 60 साल में कोई गरीबी आप मिटा नहीं पाए, तभी गरीबी और बढ़ती जा रही है। देखिए, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, उसको आगे से आगे बढ़ाना चाहिए। कांग्रेस ने किया, जिस समय देश आजाद हुआ, आपको पता है किन स्थितियों में, किन परिस्थितियों में देश आजाद हुआ, क्या क्या चीजें करी। आज आप देखिए, कांग्रेस ने जिले बनाए, इन्होंने जिलों को ही नहीं बढ़ा पाए, जिलों को ही इन्होंने कैंसिल कर दिया गया। कांग्रेस ने पूरे भारत के अंदर कितने जिले, कितने तहसील, कितनी ग्राम पंचायतें, सारी चीज बनाई। कहाँ देश कहाँ टेंटों में चलता था, आज इन्होंने जिलों को ही नहीं बरकरार रख पाए। और तो वो नोटबंदी करके 2000 का नोट चला दिया, उसको ही बरकरार नहीं रख पाए, उसको ही बीच में ही बंद करना पड़ा है इनको। इनकी जो भी योजना है उनमें तुरंत प्रभाव से सुधार करना पड़ता है। जीएसटी में कितनी बार इन्होंने सुधार किया, आप बताइए, तो भुगतना किसको पड़ा? जनता को भुगतना पड़ा। आप गरीबी क्यों खत्म नहीं कर पाए सर, ये बताइए ना मुझे। 60 साल में आप गरीबी खत्म क्यों नहीं कर पाए? देखिए, ये विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। गरीबी खत्म कैसे नहीं हुई? गरीबी खत्म आप बताओ, जीएसटी किससे ली गई? टैक्स उन लोगों से लिया जाता। पहली बार ऐसा हुआ है कि कॉर्पोरेट टैक्स कम हो गया और आज का टैक्स बढ़ गया। गरीब और गरीब होता जा रहा है, गरीबी बढ़ती जा रही है, आप ही तो बोल रहे हैं सर। बिल्कुल, आज देखिए मैडम, कॉर्पोरेट टैक्स तो कम हो गया और आय का टैक्स बढ़ गया। ये कैसे बढ़ा? ये खाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी, आप बताओ। आय का टैक्स बेचारा आम आदमी देगा और कॉर्पोरेट टैक्स कम होता चला जा रहा है। ये 70 साल में पहली बार ही ऐसा देखने के लिए मिला है। ठीक है, पवन जी जवाब दीजिए। ये बेस से पूछ की बातें कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स घट गया और वो बढ़ गया। आपके सामने है कि 12 लाख तक जो है इंडिविजुअल टैक्स में वो कर दिया। इनको ये ध्यान ही नहीं है, इतनी बड़ी खबर जो है चारों सभी चैनलों पे चल रही है, इनको यही पता नहीं है कि क्या हो रहा है। 12 लाख 70,000 है ना। और दूसरी बात, पिछला कलेक्शन देखिए आप, आज की बात नहीं है। मैंने भी आपकी बात पूरी सुनी, बिल्कुल, तो इसमें आज की बात नहीं हो रही है, तो अभी कम किया है आपने। कोविड के बाद जो है जिस तरीके से देश आर्थिक, कल के आर्थिक जो सर्वेक्षण हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे है ना, कल पेश हुआ है, उसके अंदर जो है इस बात की आरबीआई ने पुष्टि करी है। आरबीआई ने बताई, आरबीआई के डाटा है वो, आरबीआई बता रहा है कि साहब जिस तरीके से देश ने रिकवरी, फास्ट रिकवरी की है और वैश्विक अस्थिरता होते हुए भी जो है देश की गति से आगे बढ़ रहा है। और आप कह रहे हैं कि ये केवल बातें करते हैं, आपने कभी भी जो है स्वीकार नहीं किया है, आप विपक्ष में बैठे हुए हैं। बाकी पूरी देश की जनता 140 करोड़ इस बात को स्वीकार कर रही है और हर वर्ग इस बात से खुश है। आप ये बताएं कि यहाँ पे एमएसएमई में 8 करोड़ नौकरी की बातें कर रहे हैं। 8 करोड़ नौकरियां एमएसएमई के अंदर है। आज कोई नौकरी सरकारी करने के लिए तैयार नहीं है जितना प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहता है आदमी। क्योंकि मेरे तो कई उदाहरण है मेरे पास जो है कि उनके पास ये ऑप्शन होते हुए भी वो किसा प्राइवेट, क्योंकि वहाँ जो है उनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलती है। तो ये जो है वहाँ पे जो ग्रोथ हो रही है ये सब आर्थिक नीतियों की वजह से हो रही है, वो केवल उन कंपनियों से उनसे नहीं हो रही है। क्योंकि आर्थिक नीतियों की वजह से, जैसे एमएसएमई में आज 2.5 गुना कर दिया, हर चीज को उसी अनुरूप जो है उसको बढ़ाना करना, ये सूझबूझ के साथ बजट पेश करने वाली जो है ये केवल भारतीय जनता पार्टी, हमारा जो है मोदी जी और ये निर्मला सीतारमण जो है ये ऐसा बजट पेश कर सकती है। आप यहाँ पे देखें कि साहब इन्होंने जो है टीडीएस में बहुत बड़े चेंजेस किए हैं। टीडीएस में सीनियर सिटीजन का 50,000 से सीधा 1 लाख रुपए कर दिया। ये कितनी बड़ी राहत है। 5,000 का टैक्स 194A में होता था जो सीधा 10,000 कर दिया। ब्रोकरेज के अंदर, इंश्योरेंस वगैरह के अंदर और ये सब में 194D में, एच में, ये सब जो है 15,000 से लिमिट 20,000 की कर दी गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में जो है क्योंकि हमारे को ये ध्यान है कि हमारा देश जब ये विकसित हो पाएगा, जब हम सारी सुविधाएं जो है व्यापारियों को दें, जीएसटी का कलेक्शन बढ़ रहा है, वो कलेक्शन जो है ये दर्शाता है कि पैसे की खपत हो रही है, कोई महंगाई नहीं है। और ये बात कृषि की जो है बात कर रहे हैं, वहाँ कृषकों की आमदनी दुगनी हुई है। और आप उठा करके देखें पिछले 1 साल के अंदर जो गाड़ियां बिकी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी गई है। महंगाई बढ़ रही है, वो महंगाई कहाँ बढ़ रही है? 5.4 से 4.9 और इस तिमाही में और भी कम होने की जो है आरबीआई ने संकेत दिए हैं। और पहले से 5.4 से 4.9 पे आई है पिछली तिमाही के अंदर। कहाँ महंगाई बढ़ रही है? तो ये जो है ये केवल विपक्ष में बैठे हुए हैं, इसलिए ये ऐसी बातें करना है जो है इनको करनी होगी। ये ठीक है। एनडी माथुर साहब, 50 लाख करोड़ का ये बजट, क्योंकि हम अभी 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, कोशिश है कि हम 3rd नंबर पर आ जाएं, तो क्या ये 50 लाख करोड़ का बजट हम लेकर आएगा हमको 3rd नंबर पर? ये 50 लाख करोड़ तो एक्सपेंडिचर है और रिसीट्स हमारी है 45 लाख करोड़।
तो लगभग 5.5 लाख करोड़ का घाटा है। और घाटे को पूरा घाटे के साथ बोरोइंग से हमारी और इंटरेस्ट पेमेंट में जीडीपी का 20% जा रहा है। लेकिन जो संतुलित बजट वित्त मंत्री ने पेश किया है उसका डायरेक्शन बिल्कुल सही है, ट्रैक बिल्कुल सही है। अर्थशास्त्री के नाते मैं कहूँगा इससे हमारी डिमांड बूस्टअप होगी, कंजम्पशन बूस्टअप होगा और देश को ग्रोथ की तरफ ये बजट डेफिनेटली लेकर जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था, बड़ी अर्थव्यवस्था बने रहेंगे और 2030 तक, बल्कि 1-2 साल में ही हम जो है वो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और 2030 तक लगभग $7-7.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। ठीक है राजा भोज जी, आप प्रोफेसर भी हैं और तो मैं अगर एजुकेशन को लेकर बात करूं तो वाकई जो सरकार ने बजट पेश किया तो इससे एजुकेशन में और फायदा होने वाला है। निश्चित रूप से अगर हम शिक्षा की बात करें, क्योंकि विपक्ष पार्टी भी ये कह चुकी है कि भले ही आप बहुत सारे कॉलेज खोल दीजिए, भले आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ओपन कर दीजिए, लेकिन जो आपकी फीस होती है यूनिवर्सिटीज या कॉलेज की वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उस पर कंट्रोल होना ज़रूरी है। देखिए, अगर हम एजुकेशन के सेक्टर की अगर बात करें तो इस बार लगभग 12,000 करोड़ का बजट दिया गया है एजुकेशन सेक्टर के लिए। उसमें अगर हम बात करें तो प्राइमरी जो भी स्कूल्स है देश भर के, उनको सभी स्कूलों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का एक अभियान चला करके उसको जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट अगर हम एजुकेशन की बात करें तो IIT और IIMs के लिए सीटों को बढ़ाई गई है, जो देश में एक अभूतपूर्व है। तो इसके बाद में अगर हम बात करें एजुकेशन सिस्टम में तो पहली बार भारतीय पुस्तक स्कीम लाई गई है, जिसके थ्रू हम लोग अगर IIT में या किसी प्रोफेशनल कोर्स में अगर हम जाते हैं तो वहाँ सिर्फ हमें इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे को बुक्स मिलती है। तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेते हुए पहली बार ये किया है कि जो भी एजुकेशन सिस्टम होगा उस एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन की जो भी बुक्स होंगी उसको हम लोग भारतीय लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। अगर इसके बाद में अगर हम बात करें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए तो AI के लिए गवर्नमेंट ने 500 करोड़ का जो बजट रखा है अभूतपूर्व है। इसके बाद में अगर हम बात करें, अगर सब स्कूल गवर्नमेंट स्कूल्स के अगर तो उनको भी कनेक्ट किया गया है और लास्ट गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं उनको आने वाली गवर्नमेंट स्कूल्स में 50,000 स्कूल्स को लैब जो है, लैब की सुविधाएं नहीं है, उन गवर्नमेंट स्कूल में लैब की सुविधाएं दे करके उनको डेवलप किया जाएगा। तो निश्चित रूप से एजुकेशन सिस्टम जो है उसको अच्छा करने के लिए इस बजट में बेहतरीन काम किया गया। ठीक है सुनीना जी, आप देखिए महिला भी हैं तो महिलाएं सोचती हैं कि भाई बजट ऐसा हो कि जिससे हमारा घर का बजट ना बिगड़ सके, तो उस लिहाज से आप इसे कैसे देख रही हैं कि ये बजट महिलाओं के लिए काफ़ी है, महिलाएं इससे खुश हैं इस बजट से? देखिए, महिलाओं के लिए तो एक अगर घरेलू रूप से आप मुझसे पूछेंगी तो वैसा कुछ बहुत स्पेसिफिक चीज़ नहीं मिली है। डायरेक्ट टैक्स में जो बेनिफिट मिला है डेफिनेटली उसकी वजह से फैमिली को ज़्यादा इनकम यूज़ करने को मिलेगी, तो उससे घरेलू बजट तो सुधरेगा ही सुधरेगा। मनी मोबिलाइजेशन बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे, क्योंकि जो मनी बचेगी उसका अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट्स होंगे, वो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के काम आएगा, तो उससे तो देश को भी बढ़ावा मिलेगा और घरों में भी जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं वो सुधरेंगी। महिला होने के नाते आपने मुझसे पूछा तो मैंने पहले भी मेंशन किया कि स्पेसिफिकली महिलाओं को रोजगार में लाने के लिए, रोजगार के क्षेत्र में लाने के लिए, उनको प्रॉपर इंडिपेंडेंस देने के लिए जो 2 करोड़ तक के लोन का प्रावधान दिया गया है वो सराहनीय है। गवर्नमेंट को ऐसा प्रावधान बहुत पहले लेके आना चाहिए था, अब लेकर आए हैं, ये बहुत वेलकम करने वाला है। देश की 50% आबादी को इक्वल लाने का और बड़े उद्योगों में अपना सहयोग देने का, जो आप MSME की हम बात कर रहे हैं या अदर उद्योगों की बात कर रहे हैं, उसको उद्योगपति बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है ये बहुत ही सराहनीय है। ठीक है राजेश कटारा जी, आम जनता तो काफ़ी खुश हो रही है इस बजट से और स्पेशली मध्यम वर्ग बहुत खुश है। वो कह रहे हैं कि इस बार जो बजट आया वो हमारे हित में है, अच्छा है। गरीबों के लिए भी बहुत सारी बातें भी कही गई हैं, हालांकि आपकी तरफ से बड़े बयान सामने आ रहे थे कि भैया आप तो सिर्फ 5 करोड़ का नाज देना चाहते हैं और वोट बैंक लेना चाहते हैं। जी बिल्कुल, ये सही बात है। अभी पवन जी बता रहे थे कि GST कलेक्शन इतना आ रहा है। GST कलेक्शन और इनकम टैक्स कलेक्शन आप दोनों में कर लीजिए, कौन सा ज़्यादा आ रहा है। GST कलेक्शन वो कलेक्शन है जो जनता का खून चूस के निकाला जा रहा है, जो जनता मजबूरी में देती है GST कलेक्शन। और आयकर वो कलेक्शन है जो लोग खुशी से देते हैं, वो कमाई पे जो टैक्स देते हैं वो टैक्स है। तो इसको जो खून चूसने वाला टैक्स है इसको कम करना चाहिए और जो खुशी से जो लोग दे रहे हैं उसको उस पर विचार करना चाहिए। दोनों पर विचार करने की जरूरत थी। तो इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं कि GST कलेक्शन इतना आ रहा है, उसको आप किस रूप में आप वापस कर रहे हो जनता के लिए। आप बताइए, कोरोना काल में जो बुजुर्गों की जो छूट थी सीनियर सिटीजन वाली, उसको भी बंद कर दिया इन्होंने, उसको अभी तक ये चालू नहीं कर पाए।
इतनी पेचीदगियां हैं इसके अंदर। आप ट्रेन का टिकट कराइए, 2 महीना पहले ट्रेन का टिकट बुक होता है, आपके पैसे पूरे कट गए, उसके बाद में ट्रेन का टिकट कंफर्म भी नहीं हुआ, उसके बाद में आपको पैसा रिफंड मिलेगा जीएसटी काट के। भाई ये कौन सी प्रक्रिया है? किस तरह का ये कानून है? आप बताइए। आप ये खून चूसने वाला कानून नहीं है जनता का। तो इस तरह की बहुत चीजें हैं जो जनता के बीच में जाओगे जब मालूम चलेगी। अभी हम लोग टीवी पे बैठ के बोल रहे हैं, ठीक है, परंतु आप जनता के बीच में जाइए, आप सर्वे करिए, गांव में जाइए। आप किसान बॉर्डर पर बैठे हुए, 750 किसान शहीद हो गए। किसानों से कोई बात करने वाला नहीं है। किसानों की बात कर रहे हैं कि हमने, आप लोग बात कर रहे हैं किसानों से जी, आप लोग जा रहे हैं मैदान में जी बिल्कुल। आप जाके बात कर रहे हैं सर। उनकी समस्या का हल सरकार के पास में है, विपक्ष के पास में नहीं है। वो खुद अपनी मांग उठा रहे हैं। आपका काम है सवाल उठाना, तो सर बिल्कुल तो सर हमारा काम है, विपक्ष का काम जनता है, की। विपक्ष का काम है जिसकी जो भी पीड़ित है उसकी आवाज उठाना, और विपक्ष बाकायदा आवाज उठा रहा है हर जगह, हर क्षेत्र में, हर तबके की, सर सबकी आवाज उठाते हैं। यहाँ बैठकर सर जाइए ना जनता के बीच में। बिल्कुल क्यों नहीं जा बिल्कुल रहे आप जनता लोग के बीच में, बिल्कुल जनता के बीच में जाते हैं। जनता के बीच में जाने कहाँ देते हैं? कोई जाता है जनता के बीच में, उसको पहुंचने नहीं देते, उसको रास्ते में अरेस्ट कर लिया जाता है, उस स्थल तक जाने नहीं दिया जाता। पवन जी, तारा जी, मैं आपको बताऊं कि ये जो आपने बताया, आप समझ नहीं पा रहे कि इकोनॉमिक्स क्या है। जीएसटी यदि बढ़ रही है तो ये एक अच्छा संकेत है। इसका मतलब क्या है कि खर्चा की जो है वो लोगों में प्रवृत्ति बढ़ रही है। वो खर्चा जब ही कर पाएगा जब आमदनी होगी। भारत के अंदर जो है चाहे किसी भी कोने में चल जाए, है ना, हमारा देश ऐसा है कभी भी कर्ज लेकर के और घी पीने का काम नहीं करता। हमारे यहाँ पे जो है आप घरों में जाकर के अपने घर से देख लें तो वो पहले सोना चांदी सब इन्वेस्टमेंट करके, जेवर जायदाद और जमीन और सब चीजें, और उसके बाद ही खर्च करता है। इसके बावजूद भी यदि उसमें इतनी खर्च करके, क्योंकि जीएसटी तो खर्च करने से ही आएगा, कर्जे से जीएसटी नहीं मिल रहा है, तो वो जो मैं बात बता रहा हूं कि ये एक अच्छा संकेत है कि जीएसटी में इतना कलेक्शन हो रहा है, इसका मतलब आमदनी बढ़ रही है। और यहाँ पे हम तो चाहते ही हैं कि जो है जैसे जैसे टैक्स जो है जगह जगह सब तरह के टैक्स जो है, इतने टैक्स है, मोदी जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं कि यहाँ पे टैक्स की कमी कर रही है। 12 लाख राजस्थान को क्या मिला पवन जी? राजस्थान को सब कुछ मिला। राजस्थान को जो है, अब ये राजस्थान की बात अपन कर रहे हैं तो क्या एमएसएमई का फायदा राजस्थान को नहीं मिलेगा? क्या सैलराइड का फायदा 12 लाख का राजस्थान को नहीं मिलेगा? क्या राजस्थान सभी राज्यों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें कि 1.5 लाख करोड़ रुपया जो है वो फ्री लोन दे रहे हैं राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, क्या वो राजस्थान को नहीं मिलेगा? तो जो भी योजनाएं, जल मिशन बढ़ाया 2028 तक, तो वो क्या राजस्थान को इसका फायदा नहीं मिलेगा? तो राजस्थान को जो भी ये योजनाएं हैं वो सब योजनाओं का हर राज्य को फायदा मिलने वाला है। और राजस्थान का पहले 66,000 करोड़ का जो था जीएसटी का कलेक्शन, शायद मतलब जीएसटी का कलेक्शन आया था राज्य के पास पिछले, अब ये 73,504 करोड़ रुपए का बढ़ करके इन्होंने इस बजट में दिया है। तो ये जो है ये राजस्थान को सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, सुनिए ना जी, आपने महिलाओं का भी बात हुई तो आपने कहा कि भाई महिलाओं के लिए ऐसा कुछ खास तो नहीं, लेकिन फिर जो भी है तो महिला इससे अपना घर भी चला सकती है, क्योंकि उनके लिए स्पेशली होता है घर चलाना, कि भाई कैसे घर चलाना, हमारा बजट ना बिगड़ जाए। और रोजगार को लेकर हम बात करते हैं कि भाई इक्वलिटी आनी चाहिए महिला और पुरुष में, राइट। तो इसमें कितना सरकार कर रही है ताकि महिला इंडिपेंडेंट बन सके? जैसा मैंने आपको बताया कि महिला की इंडिपेंडेंस तभी संभव है जबकि उसके घर का मैनेजमेंट होता रहे, जबकि उसको प्रोत्साहन मिले। तो प्रोत्साहन में पहले तो हमारा और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही बहुत प्रोत्साहन दे रहा है कि 33% का आरक्षण दे रहा है। तो सरकारी जो नौकरियां हैं उनमें तो पहले से ही वो चीजें मिल रही है उसे, और भी कई जो सेक्टर्स हैं उनमें उसको बेनिफिट मिल ही रहा है। लेकिन स्पेसिफिकली ये जो पहली बार ध्यान रखा गया है कि महिला के लिए ध्यान केंद्रित करते हुए उसको अपना व्यापार व्यवसाय शुरू करने के लिए, क्योंकि अभी तक परिस्थितियां क्या थी कि किसी मिडिल क्लास महिला को अपना व्यापार शुरू करना है तो उसको यहाँ वहां डिमांड करना पड़ता था। अभी वो अपने परिवार में जाएगी, रिश्तेदारों के पास जाएगी, लेकिन बिलीव करने वाले नहीं थे। ये सरकार ऐसी है जिसने महिला के ऊपर बिलीव किया है और उसको आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, स्पेशली उसको कहाँ इंसान अटकता है, बजट पे अटकता है। जब भी उसके पास कोई अच्छे प्लान्स होते हैं उन्होंने उसको बजट प्रोवाइड करवा दिया, जिस ब्लड की उसको रिक्वायरमेंट थी उस बॉडी को, वो ब्लड प्रोवाइड करवा दिया। तो महिलाओं के लिए तो ये बहुत ही मतलब अच्छा संकेत है और मुझे लगता है कि इससे हमारे देश की तरक्की डबल स्पीड से बढ़ेगी। ठीक है, एंडी माथुर साहब, कोशिश तो पूरी की गई है सरकार की तरफ से इस आम बजट में, लेकिन विपक्ष पार्टी खुश नहीं है। बहुत सारे सवाल खड़े किए विपक्ष पार्टी ने भी कि ना तो हमारी इससे इकोनॉमी अच्छी होने वाली है, ना किसी का इससे विकास होने वाला है, ना किसी का इससे उत्थान होने वाला है। क्या वाकई ऐसा है सर?
देखिए, बजट एक ऐसी चीज है जो बहुत सबको बहुत खुश नहीं कर सकता। एक संतुलन की एक्सरसाइज है बेसिकली। जी तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो छूट भी जाती हैं बजट में, जैसे रोजगार के अवसर और अधिक सृजित किए जा सकते थे, और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए और काम किया जा सकता था। युवा ठगा सा महसूस कर रहा है कि मेरे को नौकरी कैसे मिलेगी, सर, क्योंकि कमी उस पर कहाँ कोई कहाँ विशेष लग काम रही है नहीं हुआ। इस बजट पे? सर, कमी कहाँ पर है? ऐसा क्या करना कमी चाहिए यही था है। सरकार को कि जिससे युवा भी खुश हो सकें, अपने आप को ठगा महसूस ना करें? देखिए, कोई किसी का भी बजट हो, चाहे देश का हो, चाहे यूएन का हो, चाहे राज्य का हो, बजट के पास रिसोर्सेज जो है वो ट्रिब्यूटरी से आते हैं। जीएसटी एक ट्रिब्यूटरी है, ये टैक्स रेवेन्यू एक ट्रिब्यूटरी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स ट्रिब्यूटरी है, और फिर डिस्ट्रीब्यूटरीज बहुत सारी होती है उसकी। तो ट्रिब्यूटरी में जितना पैसा होगा वही तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जो ट्रिब्यूटरीज में डिस्ट्रीब्यूटरीज को जितना पैसा चाहिए वो ज्यादा है, ट्रिब्यूटरी में जो पैसा है वो कम है। तो जो छूट जाएगा वो डेफिनेटली सोचेगा कि मैं तो छूट गया इसमें, मेरा हिस्सा छूट गया इसमें। और कोई ना कोई तबका जरूर है जो छूटता है और वो नाराज रहता है। तो जो आप तो कह रहे हैं इसलिए रोजगार के अवसर बढ़ सकते थे। एमएसएमई वाला सोचता है कि मुझे लोन की बात तो की है पर सब्सिडी नहीं मिली है। सोशल वेलफेयर स्कीम्स वाला सोचता है कि मुझे फ्री बीज कम मिले हैं। किसान सोचता है मुझे सब्सिडी कम मिली है। रिफॉर्म्स की जो है बात थी, लेकिन वो रिफॉर्म्स नहीं हो पाए। टूरिज्म सेक्टर रिवाइव नहीं हो पाया। बहुत सी ऐसी चीजें जो टूट गई हैं। दिस इज सर, वेयर टूरिज्म के लिए तो कहा गया है कि 50 नए पर्यटन स्थल बनाए जाएंगे, उनको विकसित किया जाएगा ताकि यहाँ पर विदेशों से लोग आए और वहाँ उसकी वजह से रोजगार मिल सके यहाँ के युवाओं को। जी, तो ये कोशिश वो की है रोजगार सरकार ने के अवसर बजट में। बढ़ने की जो कोशिश है वो बहुत ऊँट के मुंह में जीरे जैसी है मैडम। ठीक है बहुत बहुत ज्यादा फंडिंग नहीं है, बहुत ज्यादा एलोकेशन नहीं है वो। पवन जी। नहीं, इसमें मैं बताऊं मैडम कि पहले भी मैंने बताया कि साहब एमएसएमई सेक्टर में आप देखें कि 8 करोड़, ये तो आंकड़ा है, 8 करोड़ तो जो है इतनी नौकरियां एमएसएमई सेक्टर में है। और एमएसएमई में ये बढ़ावा दे करके, और एमएसएमई में यहाँ पे आप देखें कि जो एमएसएमई में और स्टार्टअप में उन्होंने जो बजट है वो सीधा डबल कर दिया है। वहाँ जो इतनी 10 करोड़ लाख तक की गारंटी 5 से 10 कर दी, वहाँ 10 से 20 कर दी। तो ये जो इतनी इन्होंने इसका बजट बढ़ाया है, तो यहाँ पे और एमएसएमई में एक कार्ड जो है 5 लाख तक का, वो कार्ड की योजना चलाई है। तो इससे जो है इतनी युवाओं में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को ही लोग पसंद कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर में ही जाना चाहते हैं सब, क्योंकि वहाँ जो ग्रोथ है, वहाँ जो तरक्की है, वो कोई भी जो है नहीं उसको छोड़ना, उस अवसर को खोना। और सर, जो लाखों की संख्या में युवा फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म भरते हैं, सरकारी नौकरी तलाश में रहते हैं, तो सर वो भी तो नजर आना चाहिए ना। नहीं, वो बिल्कुल आप कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में लोग जाना चाहते हैं नौकरी करने के लिए। बिल्कुल, उसके अंदर जो है यहाँ पे जो सरकारी योजनाएं हैं उसका जो है पूरा फायदा जो है वो युवाओं को मिल रहा है। और भर्तियां आप देखो 78,50,000 की जो है इन्होंने पिछली जो है उसमें नौकरियां दी है केंद्र सरकार की तरफ से जो है टोटल। राज्य सरकार की देखें तो अगले 5 सालों में 4 लाख नौकरियों की भर्ती का जो है और इसमें 61,000 तो दे चुके हैं। 80,000 के जो है नई भर्तियों के जो है वो परीक्षा भर्ती की निकाल दी गई हैं, वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि सरकारी जो है नौकरियों के अवसर नहीं है, लेकिन रोजगार के पूरे अवसर हैं। यहाँ पे मुद्रा लोन को जो है वो 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख किया, तो उसके जरिए भी जो है रोजगार बढ़ रहा है। एक जो है एमएसएमई सेक्टर में या मुद्रा लोन लेने वाला एक व्यक्ति को रोजगार देता है। तो वो जो इस तरीके से जो है हमें आखिरकार जो आत्मनिर्भर भारत, वो आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो है मोदी जी का जो आत्मनिर्भर भारत है वो ये नहीं है कि साहब हमें सरकार पे निर्भर होना, हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। वो किसी तरीके से जो है उस तरफ हम जा रहे हैं। सर, आत्मनिर्भर के लिए या बिजनेस करने के लिए सर पैसा चाहिए होता है ना सर, तो वो कहाँ से आएगा युवाओं के पास? इसके लिए आप कोई सुविधा कीजिए। फिर पैसा युवाओं के पास जो है नौकरी करके पैसा आएगा युवाओं के पास। मुझे बताया कि भाई ये युवाओं को जो है किस क्षेत्र में, किस उनको आईआईटी या मेडिकल, ये तो जब वो पढ़ेंगे लिखेंगे और आगे अवसर जब जाकर के कमाई के रोजगार के उनके अवसर होंगे, कौशल केंद्र खोले जा रहे हैं स्किल इंडिया के लिए जो है जो बात है, तो वो ग्रामीण क्षेत्र में एक गाँव को सुदृढ़ करने के हिसाब से इस बजट के अंदर प्रावधान रखा है। ग्रामीण क्षेत्र में जो है तो वहाँ के जो युवा हैं उनको भी साथ में लिया है, शहरी युवाओं के साथ साथ। गांव के लिए क्या है सर? गांव के विकास के लिए क्या किया है?
गांव का तो विकास कृषि पे निर्भर करता है, और कृषि के लिए जो है 100 जो है ये जो कृषि धन योजना है उसके तहत 100 जिलों को जो है इन्होंने सेलेक्ट किया है। ठीक उस है। 100 जिलों में सिंचाई की योजना होगी, वहां से जब धनधान्य पैदा होगा, तिलहन दलहन कॉटन इन सब के लिए जो है योजनाएं, मछली उत्पादन, तो इन सब से रोजगार के वहाँ गाँव में अवसर बढ़ेंगे। ठीक है। राजेश कटारा जी जी बताइए सर, क्योंकि अब आप ग्रामीणों के लिए बात कर रहे थे, अब किसानों के लिए काम तो कर ही रही है सरकार और उनके लिए खुद एक बजट पेश किया गया है, उससे फायदा हुआ लगभग 1 करोड़ 7 लाख किसानों का फायदा होगा इससे, देखिए वो लाभान्वित होंगे। किसानों को इस समय खाद भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा, खाद के लिए भी किसान लाइन में लग रहा है। डीजल सबसे मेन बड़ी समस्या है गाँव में। डीजल देखिए, डीजल भी कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आज उसको अगर जीएसटी के दायरे में लाते डीजल पेट्रोल को तो क्या प्रॉब्लम है, सारी चीज़ों को आप लाना चाहते हो तो उसको डीजल को क्यों लाना चाहते, क्योंकि कृषि की चीज़ में ज़्यादा है। कृषि के यंत्रों पर पहली बार इन्होंने जीएसटी लगा रखा है, कृषि यंत्र भी जीएसटी से मुक्त नहीं है। आप बताइए, कॉपी कलम किताब सारी चीज़ पर जीएसटी लगा दी, गरीब का बच्चा पढ़ेगा कहाँ से। आज बिल्कुल हायर एजुकेशन में जो परीक्षा देना चाहता है उस पर कितने इन्होंने फीस कितनी महंगी कर दी। पहले कितनी फीस हुआ करती थी, लोग पढ़ते जा रहे हैं, एग्जाम देते जा रहे हैं, नौकरी कहीं आगे से आगे है नहीं। अभी हमारे पवन जी बोल रहे हैं कि अभी 68,000 नौकरी दे दी। इन्होंने कौन सी नौकरियां दे दी, कौन सी विज्ञप्ति निकाल दी, एक भी विज्ञप्ति बता दीजिए जो आपने निकाली हो। सारी कांग्रेस के शासन की विज्ञप्ति निकली हुई है, वही नौकरी आपने, उन्हीं नौकरियों को आपने भरा है, आप उन्हीं नौकरियों को आपने भरा है। आप देखिए ध्यान से, आप बता दीजिए कि विज्ञप्ति आपने निकाली हो तो साल भर के अंदर उन्हीं नौकरियों को बाई लूट रहे हो, उन्हीं का आप रोजगार मेला लगा रहे हो। तो बताइए, अब ये लोन दे देंगे, लोन हर आदमी को ऐसे ही मिल जाएगा, कोई जाएगा उसको लोन मिल जाएगा, कितनी फॉर्मेलिटियां होती हैं। अब तक आपने कितनी योजनाएं निकाली, कितने लोगों को लोन मिला। मुद्रा लोन तो मुद्रा होगी तभी लोन मिलेगा, मुद्रा कहाँ है लोगों के पास में। तो कई तरह की चीजें पेचीदगी यहाँ है, आप ग्राउंड पर जाओगे जब चीज समझ में आएंगे लोगों की में, जब लोग महसूस करेंगे क्या ठगा समय भी जब डिजिटल इंडिया का बात करी थी, जब भी आपने जो है ये डिजिटल इंडिया चलिए सर, मैं आप सभी